स्वागत है दोस्तों आपका हमारे वीआईटी पूर्वांचल परिवार में। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में नेशनलिज्म के बारे में कुछ पढ़ा था और ये जो वीडियो होगा उसके आगे के बारे में होगा। तो ये पार्ट सेकंड में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कैसे कैसे करके कंक्लूड कर दें, क्योंकि जब टाइम टेकिंग हो जाता है तो आपके लिए पढ़ने में थोड़ा सा कह सकते हैं एग्जॉस्टेड होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इसको कंक्लूड कर देंगे। और वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, वो बटन जब आप प्रेस करते हो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है और आपका इंस्पिरेशन ही हमें आगे मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वीडियो में हमारा जो फर्स्ट वीडियो का स्टार्ट था, एंड था, वो था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है तो वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि पूरी यूनाइटेड तरीके से इंडिया में ये जो मूवमेंट है स्टार्ट होता है और लोग बाइकआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब बाइकआउट स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चों, तो इंडिया में 102 करोड़ का प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को उस टाइम, 1921 से 1922 के रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ का, ठीक है, लॉस सहना पड़ गया। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, तो उसी समय महात्मा गांधी जी ने उसका कह सकते हैं मेड इन इंडिया 1.2 जो है या 1.3 जो है वर्जन पहले ही लॉन्च कर दिया था, 0.2 या 1 वो जो भी हो, ठीक है। तो उस टाइम लगभग 50 करोड़ का नुकसान हुआ। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। आज के पर्सपेक्टिव में हम इसको क्या समझते हैं, बहुत ही कम अमाउंट समझते हैं। तो फिर उसके बाद मर्चेंट जो है, ट्रेडर जो है, वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का फॉरेन गुड नहीं लेंगे, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो ऊपर जाने लगती हैं। इंडिया इतना ह्यूज मार्केट खुद में ही है कि जब इंडियंस लोग इंडिया की चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यहाँ की इकोनॉमी खुद ही ऑटोमेटिक बूस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो हैंडलूम और जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट था, कह सकते हैं इंडस्ट्री जो थी, वो ज़्यादातर बूम करना स्टार्ट हो गई, ठीक। फिर धीरे धीरे स्लो डाउन भी होना स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट। क्योंकि खादी जो है सबके बस की बात नहीं थी ही नहीं, गरीब लोग उसे पहन ही नहीं सकते थे। खादी जो कपड़ा होता था टेक्सटाइल का महंगा होता था, और वैसे भी ब्रिटिश गुड्स के अकॉर्डिंग इंडियन जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो इतना ज़्यादा हाईटेक नहीं हुए थे कि चीज़ों का प्राइस जो है कम हो जाए। इंडिया में अभी भी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से जो कह सकते हैं कपड़े बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो उसका कॉस्ट जो था वो महंगा था। तो ये स्लो डाउन इसलिए हो जाता है कि उसको अफोर्ड कर पाना कॉस्टली होता था। और दूसरी चीज़, अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था इंडिया के पास, ठीक है। इंडिया के पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर कोई अपना जॉब गिव अप कर रहा है, कोई फॉरेन गुड्स को हटा रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या, जैसे अभी हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, चाइनीज फोन को बाइकआउट कर देना है। इंस्टेड ऑफ वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन टू बाई, इंडियन ब्रांड्स को लो, या यू कैन से दैट अमेरिकन ब्रांड्स को लो, चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देना। एंड मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, ठीक है। तो वी हैव नाउ ऑप्शंस ना, बट ऑन दैट टाइम देयर वर नो ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये देखिए पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लैक बिल्स। ब्लैक बिल क्या था, रॉलेट एक्ट था, उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक, लोग यूनाइट होकर के इसके अगेंस्ट अपनी बातों को रखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्रकार का लोग स्वराज की धारणा को अडॉप्ट करते हैं और अपने अपने प्रकार से गांधी जी के बातों को इंटरप्रेट कर करके और अपनी लड़ाई अपने वे से लड़ते हैं। और नाम किसका होता है, गांधी जी का। तो ध्यान से देखिएगा। तो जब हम देखेंगे कंट्री साइड, गांवों में, एनसीएम का मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब फोल्ड होता है, बढ़ता है, आगे जाता है, तो हम देखते हैं पीजेंट्स में स्प्रेड हो गया है, ट्राइबल्स में स्प्रेड हो गया है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और अवध रीजन, अवध में राम आए हैं, वही रीजन अयोध्या का, अयोध्या के आसपास का रीजन, लखनऊ के आसपास का रीजन, वहां पे बाबा रामचंद्र, ठीक है, अलॉन्ग विथ नेहरू, वो क्या करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है, जहां पे जितना भी फ्यूडलिज्म हो रहा था उस टाइम उसके अगेंस्ट,
ठीक है। फ्यूडलिज्म जो है एक तरीके की जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक, और तुलकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक। और हाई रेंट जो डिमांडेड था वैरायटी ऑफ अदर केसेस में, कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार होता था छोटे किसानों को कुछ अमाउंट दे देता था और हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है, और वो जो छोटा पीजेंट होता था वो उस अमाउंट को रीपे नहीं कर पाता था, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता जाता था। तो उस अमाउंट की रिकवरी के लिए लोग क्या करते थे, जमींदार उसको मजदूर बना लेते थे अपने खेतों में, और वो मजदूरी खाली वो किसान ही नहीं, वो अप्लाई होती थी उसके बेटे और उसके बेटे और उसके आने वाली जनरेशन्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए बाबा रामचंद्र ने, बाबा का मतलब ये मत समझना कि जैसे अभी हमारे बाबा हैं, ठीक है, बाबा का मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल फिगर थे उस एरिया में, और हमारे नेहरू के साथ, ठीक है, मिल करके ये इस चीज़ को बहुत ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक नया ही प्रकार का एक मूवमेंट होता है ये, ठीक है, इसको भी स्वराज का नाम दे दिया जाता है। मैंने कहा था पहले ही, सत्याग्रह क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना, कहीं भी तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हारा कॉज सही है, तो अगर तुम उसका विरोध कर रहे हो नॉन वायलेंटली तरीके से, तो क्या होगा, सत्याग्रह होगा। तो अवध किसान सभा सेटअप किया जाता है 1920 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर इन्फ्लुएंशियल लोग मिल करके इसको सेटअप करते हैं, ठीक है। एक और बात, अभी मैं कुछ साल पहले एक क्वेश्चन देख रहा था, तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि यूपी का चंपारण क्या है। जैसे चंपारण का मूवमेंट तो स्टार्ट किया था गांधी ने, लेकिन यूपी का चंपारण क्या है, तो यूपी का चंपारण जो है ये आपका होता है अवध किसान सभा, जो सेटअप होता है अवध में, जो पीजेंट मूवमेंट होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं बच्चा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हो जाता है, कांग्रेस का एफर्ट धीरे धीरे क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, किसके साथ, अवध पीजेंट के साथ, ठीक है। लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा सिंपैथी लोगों को मिलने लगती है, यहाँ के लोगों को, कांग्रेस की भी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कल्ट बन जाता है, मूवमेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव में किसानों के साथ मिल करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, जो पीजेंट मूवमेंट होता है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डेवलप तरीका तो था ही, लेकिन कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो इससे खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल पावर है कांग्रेस, और छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे गांधी जी ने एक स्वराज का मूवमेंट दिया था, ये लोग अपने स्वराज को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके चला रहे थे, ठीक है। तो इट इज लाइक अ टसल बिटवीन दोज थिंग्स, ठीक है। पॉलिटिकल पावर की ग्रीड किसे नहीं होती। तो कांग्रेस में भी लोग खुश नहीं थे। जैसे जैसे ये स्प्रेड बड़ा हो रहा था, अवध किसान सभा का रूप ले रहा था, ठीक है, तो कांग्रेस के कुछ लोग भी इससे खुश नहीं थे। उसका रीजन भी ये था कि कांग्रेस में कुछ ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो ऑलरेडी फ्यूडलिस्ट थे। अब जो फ्यूडलिस्ट है तो कांग्रेस के लोगों पे वो ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे कि आप पैसे के लिए, पार्टी को चलाने के लिए फंड तो हमसे लेते हो, और अवध में आप जाकर के फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट ही सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अलग प्रकार का प्रेशर आ जाता है। यहाँ पे आप देखो, जितने भी फ्यूडलिस्ट होते हैं, मर्चेंट होते हैं, उनको मारा जाता है, बाजारों में मारा जाता है, लूट लिया जाता है। जहाँ पे ग्रेन का होड़ होता है वो सब भी लूट लिया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो ये नॉन वायलेंस से वायलेंट रूप लेने लग गया, ठीक है। तो इसमें गांधी जी जो है लोकल लीडर्स को कहते हैं कि पीजेंट जो है, ठीक है, वो आराम से चीज़ों को करेंगे, प्रोटेस्ट करना है तो आप शांति से करें। और एक बीच का समाधान वो ये लाते हैं कि जो गांधी जी ने कहा था कि टैक्सेस जो है ना ये देना होगा, ठीक है, ज़मीन का इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, गरीबों में टैक्सेस को इंक्लूड कर लो, कलेक्ट कर लो, और गरीबों में कुछ उसको डिस्पोज कर दो, बांट दो, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे, ठीक, इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा करते हैं, बीच बचाव का रास्ता निकालते हैं और ये चीज़ें
आगे हो जाते। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि यूपी में क्या हुआ था, यूपी का चंपारण क्या था, अवध में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, ठीक है, बाबा रामचंद्र जी ने जो स्टार्ट किया था विथ नेहरू, ऑल दैट, ठीक। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ट्राइबल, ये देखिए जो आप अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी RRR, उसमें सीताराम अल्लूरी राजू रमन, जो भी नाम उनका था, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू कैरेक्टर आपने सुना होगा वहां पे, ठीक है। तो वो इन्हीं से इंस्पायर है, ठीक है। ही वॉज अ ट्राइबल चीफ और वो गांधी के विचारों से सहमत थे कि अंग्रेजों को भगाना है, लेकिन गांधी जी जो आइडिया प्रोपोगेट कर रहे थे नॉन वायलेंटली तरीके से, इससे वो सहमत नहीं थे। तो जो सीताराम राजू थे ये गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करते थे, मराठाओं द्वारा जो टेक्निक इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ये गोरिल्ला मूवमेंट क्या था कि एक जंगल है, ठीक है, ये जंगल है और यहाँ से कोई अगर आर्मी जा रही है तो लोग यहाँ से आकर के ब्रिटिशर्स पे अटैक करते थे और वापस इसी में भाग जाते थे, ठीक है। इसी को गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। तो गोरिल्ला वॉरफेयर में 1921 के लगभग ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक। और इसके मेन हेड जो होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू होते हैं और ये ट्राइबल चीफ भी थे, ठीक। तो इसके बाद ये गांधी जी के बारे में तो बोलते थे कि बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी वो सपोर्ट करते थे। लेकिन वो कहते थे कि जो और सारी आइडिया है कि इंडिया को हमें लिबरेट कराना है, तो ये कैसे लिबरेट होगा, यूज द फोर्स नॉट द वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होना, ये ब्रिटिशर जो है मोटी चमड़ी के हैं, उनको पीट के भगाना चाहिए, ये मानना था सीताराम राजू का, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूवमेंट चलता रहता है बहुत ही अच्छे तरीके से, लगभग अंग्रेज तो पूरी तरीके से इनसे परेशान हो गए थे और ये फोक हीरो बन जाते हैं, जिसके ऊपर आपका एक मूवी RRR देखने को मिलता है। और 1924 को इनको घेर लिया जाता है और इनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। तो फिर उसके बाद स्वराज तो इंडिया में आ गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या, आगे ये कि वर्कर्स जो है खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ठीक है, कि गांधी जी ने स्वराज बोला है, सेल्फ रूल, मतलब हमें अपना सेल्फ रूल करना है, हम ही मालिक हैं और कोई नहीं है। लेकिन ये जो धारणा थी अलग अलग एरिया में डिफरेंट थी। तो असम का एक रीजन था, ठीक है, असम का एक रीजन था, वहां पे इमिग्रेशन एक्ट ब्रिटिशर्स ने लगाया था 1859-60 वाट के अराउंड, ठीक है। इसमें यह था कि अगर कहीं एक टी स्टेट है, चाय का बागान है, ठीक है, तो उसमें जो वर्कर्स होंगे बेटा, वो वर्कर्स जो है अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे, उनको उसी ई स्टेट में रह करके काम करना होगा, ठीक है। तो वही इमिग्रेशन एक्ट लाते हैं। प्लांटेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनको बाहर जाने का कोई भी परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, लोगों के अंदर एक अलग भावना, अलग उत्साह जागृत होती है, गांधी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ऐसा है, हम कोई काम नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने घर को। क्यों? क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स का कोई भी सहयोग नहीं देना है, पूरी तरीके से कोऑपरेशन तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं आसाम में भी ये चीजें स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई थी। अब हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, धीरे धीरे कांग्रेस ने तो कोई डेफिनेशन दी थी नहीं कि स्वराज ऐसे होगा, इसमें ये करना होगा, बस ये कहा था कि कोऑपरेशन नहीं करना है, ठीक है। तो लोग अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे कि स्वराज का मतलब क्या है, अपना खुद का तरीका निकाल रहे थे, ठीक है। और इमेजिन कर रहे थे कि एक समय तब आएगा जब हमारे सारे दुख क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद गांधी जी जो है वो ट्राइबल चैंट जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को वो लाते हैं। जैसे आप इस तरीके से समझ जाओ कि स्वतंत्र भारत की जो धारणा है गांधी जी ने दी थी, ठीक है, कि भारत हमारा तभी होगा आज़ाद जब इसमें सभी लोगों का क्या हो, सहयोग हो। तो कुछ स्लोगन रेस करते हैं, ठीक है ना,
और फिर उसके बाद ऑल इंडियंस जो है उनको कहा जाता है कि ये स्लोगन, आप देखिए बेटा, कोई भी अगर मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें 2-4 स्लोगन दिया जाता है, क्योंकि इंसान धीरे धीरे एग्जॉस्टेड होने लगता है, तो हो सकता है कि उसको कुछ 2-4 स्लोगन दिया जाए तो जिसके कारण वो क्या ओवर एक्साइटेड महसूस करे, कॉज भी पता चले उसको अपने देश के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी के नाम पे स्वराज की धारणा लेकर के कितने लोग आगे बढ़े और ये कांग्रेस के मूवमेंट से जुड़ते गए और ये क्या होता गया, बड़ा होता गया, ठीक। फिर उसके बाद जो अभी हम लोगों ने स्वराज का जो मूवमेंट अभी पढ़ लिया था, ठीक है। फिर द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, ये सारी चीजें तो कांग्रेस ने बताई नहीं थी कि प्लांट छोड़ करके भाग जाओ, ये मत करो, लूट लो, पीट दो, फोड़ दो सर, ये बिल्कुल चीज नहीं कहा था गांधी और कांग्रेस ने, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्राइबल्स जो थे वो गांधी का नाम लेते थे, गांधी के बारे में बोलते थे और वो बिल्कुल गांधी के विचारों से सहमत थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसको नॉन वायलेंटली तरीके से करना है। तो और असम का जो अभी मैंने बताया था इमिग्रेशन एक्ट 1859 में, जहाँ पे जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो टी स्टेट को छोड़ करके वो बाहर जाए। यहाँ पे ये देखो उस टाइम की पिक्चर्स हैं, गरीब किसानों को जबरदस्ती उनके घर पे रख करके, घर से दूर रख करके प्लांट में ही घर दिया जाता था और कम से कम 18 से 20 घंटे काम कराया जाता था, ठीक है, और बहुत ही लो वेजेस दिए जाते थे ना। फिर उसके बाद अब सिविल डिसोबीडियंस होगा, याद रखना, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस 1922 में स्टार्ट होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, ठीक। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है जिसमें गांधी जी जो है ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये फील करते हैं कि ये मूवमेंट जो है वायलेंट हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया जाए, इस चीज़ों को प्रॉपरली ट्रेन कराया जाए लोगों को कि बेटा हमें किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस नहीं करना है, अगर हम वायलेंस करेंगे तो अंग्रेज रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएशन में दोनों तरफ से लोग मरेंगे, ठीक है ना। और गांधी जी ब्लडशेड बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, ठीक। वो चाहते थे कि लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिसके कारण हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और नॉन वायलेंटली तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्वराज जो पार्टी है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में लगभग गांधी के स्वराज के आइडियोलॉजी से बिल्कुल कह सकते हैं कि इंस्पायर होकर के स्वराज पार्टी बना दी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है स्वराज तो गांधी जी ने बोला था, अब ये पूछता है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई, बच्चे कहते थे अरे स्वराज जो है गांधी जी ने बनाया, तो हो सकता है इसको गांधी जी नहीं बनाया, नहीं, इसको बनाया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, ठीक है। लेकिन कुछ लीडर्स थे, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये क्या कहते थे, ये थोड़े रेडिकल थे, ठीक है। इनका मानना था हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, ये हमें जो है आधा राज्य नहीं चाहिए कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम लोग अपना काम कर लेंगे तो हमारे ऊपर रूल करते रहो, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। तो कहते हैं कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फुल डोमिनियन स्टेटस, आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 फैक्टर जो थे इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, 1920 में जो एक नया मोड़ ले रहे थे। क्या वो मोड़ ये ले रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अब एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो क्या हो रहे थे, 1926, देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930, ठीक है। वॉर खत्म हुआ, ठीक है, वॉर खत्म होने के बाद प्राइसेस अप हो रहा है, ठीक, कुछ सर्टेन टाइम तक ही अप होगा, फिर जब अब वो अप हो गया, ध्यान से समझना, 1920 से अप होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1926 तक जब ये अप रहा 1926 तक, तो बेटा प्राइस एक हद तक ही ऊपर जाता है। जब वापस से चीजें सही हो जाती हैं, प्रोडक्शन फिर से होने लगता है, तो प्राइसेस क्या होने लगती हैं, डाउन होने लगती हैं। तो 1930 तक प्राइसेस क्या हो गई, डाउन हो गई। अब महंगी हो तो भी समस्या, डाउन हो तो भी समस्या। आप कहोगे सर महंगी हो रही है तो समस्या हम लोग को है, डाउन हो रही है तो हमारे लिए तो अच्छा है ना।
हमारे लिए तो अच्छा है एज अ कंज्यूमर, लेकिन जो मर्चेंट थे, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो लॉस में जा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल टर्मोइल की स्थिति आ गई थी। 1930 के अकॉर्डिंग चीज़ों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद उसी टाइम स्पैन में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, वो इसलिए कि जो नेशनलिस्टिक लोग हैं उनको कैसे टैकल किया जाए और उनके डिमांड को कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर करके, ठीक है, इस कमीशन में ये कहा गया था कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ प्रोस्पेक्ट कर देते हैं जो टोटली इंडियंस के अगेंस्ट था। और इस कमीशन में इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। यही समस्या थी। और आप देखेंगे पूरे इंडिया में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इसी तरीके से। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन का उनकी हत्या कर दी जाती है ब्रूटली, और उन्हीं के स्टूडेंट्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी कई सारे सदस्य मिल करके उस अधिकारी को मारना चाहते हैं। वो अधिकारी रहता नहीं है, लेकिन किसी और को मार देते हैं। तो जब वो मारते हैं तो एक अलग प्रकार का कल्ट बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग गांधी को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग भगत सिंह को। अब भगत सिंह को जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, भगत सिंह अपना क्या दे देते हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के साथ साथ ही जब वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, तो गांधी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है कि आप क्या करिए, भगत सिंह को छुड़ाइए। ठीक, भगत सिंह को छुड़ाने के प्रेशर के चक्कर में गांधी को काले झंडे अपने ही देश में दिखाने पड़ रहे हैं, बेटा याद रखना। ठीक, देन उसके बाद इसी चीज को लेकर के, ठीक है, वेट, हाँ, इसी चीज को लेकर के इस कमीशन जब ये 1928 के अकॉर्डिंग इंडिया आता है तो गो बैक साइमन के नारे लगाए जाते हैं। सभी पार्टीज कांग्रेस में, मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, मिल करके गो बैक साइमन के नारे लगाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको वापस कर दिया जाता है जब लॉर्ड वायसराय इरविन जो थे वो अनाउंस करते हैं अक्टूबर 1929 को कि भारत को डोमिनियन स्टेटस हम देने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं। ये मांग तो हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही की थी कांग्रेस के लोगों को, लेकिन फुलफिल अभी हो रहा है थक हार के, जब कांग्रेस ने अब यहाँ पे कह दिया कि नहीं, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें फुल फ्लेज इंडिया चाहिए। ठीक है, तो अब ये टोटली फेलियर हो गया। तो राउंड टेबल टॉक्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इंडियन जो लोग हैं उनको कैसा डोमिनियन स्टेटस देना, इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स इस चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? अब कुछ नए लीडर्स आ गए थे, बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू। इन लोगों का मानना था कि हमें फुल फ्लेज इंडिया चाहिए। 1929 में, ठीक है, जवाहरलाल के प्रेसिडेंसी में लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है। कहाँ होता है बेटा? लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है, जहां पे पूर्ण स्वराज का डिमांड मान लिया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 में इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे फॉर्मलाइज करते हैं, ये मत कहना कि इधर ही मान लेते हैं सर 1929 में, नहीं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं, यहाँ इसको फाइनलाइज करते हैं। ड्राफ्टिंग करना और उसको फाइनल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी वजह से बेटा जब हम देखते हैं ना, इसी वजह से 26 जनवरी 1949 को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंस्पिरेशन जो डेट का है यहाँ से मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डे तो बना दिया। एग्जाम में पूछता है इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त था, लेकिन प्री पार्टीशन या प्री ब्रिटिश ईरा आप कह सकते हैं, प्री ब्रिटिश ईरा नहीं, प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने कहा था 26 जनवरी क्या होगा, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्या, एज अ इंडिपेंडेंस डे। देन उसके बाद महात्मा गांधी जो है ये देखते हैं कि नमक एक ऐसी चीज है जो पूरे इंडिया को जोड़ती है। इट इज अ
वेरी कॉमन कमोडिटी कि चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, लोग नमक खाएंगे ही खाएंगे, खाने में खाएंगे। तो इस पे क्या है, ये मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम है, इस पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, कोई बेच नहीं सकता है, तो इसे हटाना होगा। ब्रिटिश रूल में नमक के खिलाफ हमें क्या करना होगा, नमक का ये जो लॉ उसे तोड़ना होगा, जिससे सभी भारतीय एक हो जाएं। तो जनवरी 31, 1930 में गांधी जी बार बार इरविन को लेटर भेजते हैं, 11 सूत्रीय मांग रखते हैं कि ऐसा कीजिए, इसको हटाइए, इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो इरविन जो है इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक, और उनको वो भी कहा जाता है अगर आप इस चीज़ों को, हमारी बातों को गौर पे नहीं लेंगे तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ को लेकर के 11 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया था कि तब तक नहीं होगा तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है तो आप ये देखिए महात्मा गांधी इस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक है। महात्मा गांधी उस टाइम कल्ट बन चुके थे, तो सॉल्ट मार्च, जिसको हम हिंदी में दांडी मार्च भी बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है साबरमती से लेके गुजरात तक। उसका एक साबरमती से लेके गुजरात का कोस्टल एरिया दांडी तक, ठीक है, 24 दिनों तक चलता है, और उसका जो रेंज था 240 किलोमीटर बेटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर पर डे गांधी जी चल रहे हैं। आज का कोई बच्चा चल के दिखाए, ठीक है, तो उसके तरफ से मैं कुछ ना कुछ फ्री कर दूंगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन वो शहर का होना चाहिए, गांव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। थाउजेंड्स लोग जो हैं वो महात्मा गांधी के सपोर्ट में आते हैं, और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं कोस्टल एरिया में। ऐसे वो टूर करते हैं, लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, 78 लोगों के साथ अपनी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो चलते जाते हैं, कारवां बढ़ते जाता है, और लगभग 6 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचते हैं। और ये देखो आइकॉनिक पिक्चर जहाँ पे गांधी जी नमक बना रहे हैं और इस लॉ को तोड़ दे रहे हैं ब्रिटिशर्स की ऐसी की तैसी, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि चेंजिंग मूवमेंट था। यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है NCM से डिफरेंट था। सर क्या ये सब, इसको शॉर्ट कर देते हैं ना, CDM मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, NCM इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पीपल जो थे इनको बस रिफ्यूज करने के लिए कोऑपरेशन नहीं बोला जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था रूल को तोड़ दो। अभी इससे पहले कहा जाता वो कपड़ों को जला दो, सामानों को मत खरीदो, वो कहाँ पे था, वो था NCM में। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मीन्स ओबीडियंट बच्चा है, बहुत आज्ञाकारी है, डिसोबीडियंस मीन बहुत नालायक है। तो अब हम लोग को नालायक बनना है, नॉन वायलेंटली मीन जितने भी ब्रिटिशर्स रूल हैं उसको क्या करो, तोड़ो। नमक के कानून को तोड़ करके इसका स्टार्टिंग इनिशिएटिव कमेंस किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक। कई सारे लोग इंडिया में इस लॉ को तोड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट जो है क्या हो जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि लोग लॉ तोड़ रहे हैं, नमक हम बाहर का नहीं खरीदेंगे, खुद ही बना के खा लेंगे, समझ रहे हो ना। देन उसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट फैल रहा है बेटा बच्चों, जैसे जैसे मूवमेंट फैल रहा है तो हम एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो उस टाइम का बहुत ही आइकॉनिक कह सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, सॉल्ट राइट आर ग्रांटेड बाय द ब्रिटेन। आखिर में ब्रिटेन ने कह ही दिया कि ऐसा ठीक है, तुमको ये सॉल्ट राइट भी हम देते हैं, चलो इस चीज़ को मान लो भैया, अब हमारा इतना भी बाइकआउट मत करो कि हमारा क्या निकल जाए, सांस प्राण सब निकल जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सारा डेवलपमेंट हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कांग्रेस के लीडर को एक एक करके, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है, डरी हुई गवर्नमेंट ब्रूटली तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, ये इतिहास गवाह है। जब सरकार डर जाती है तो डंडे का प्रयोग जरूर करती है। तो ये देखो लोगों को बहुत ही ब्रूटली तरीके से 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था ऑन द पेपर, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोग कम पड़ गए थे बेटा। फिर इन सब चीज़ों से जब इरविन देखता है कि ये चीज़ें तो अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो वो गांधी को बुला करके समझाता है
और गांधी और इरविन के बीच पैक्ट साइन होता है मार्च 1931 में। यहाँ पे भगत सिंह का मुद्दा भी उठाने की कोशिश करता है इरविन, ठीक है, कि भगत सिंह को छोड़ने का बात अगर गांधी करते हैं तो कुछ बार्गेनिंग भी कर लिया जाएगा, लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं होते हैं। भगत सिंह एक्चुअली बचना ही नहीं चाहते, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। अरे मोहम्मद अली जिन्ना उनका खुद केस लड़ने वाले थे, वो रिफ्यूज कर देते हैं। बहुत बड़े बैरिस्टर थे उस टाइम। गांधी जी इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि वो खुद ही नहीं बचना चाहते, और उन्होंने ऐसा आग्रह भी करवा दिया, तो गांधी जी इसके आगे नहीं चाहते हैं। तो जब पैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है, तो इसमें गांधी जी को कहाँ जाना था? लंदन, राउंड टेबल टॉक्स। बेटा राउंड टेबल टॉक्स मीन्स टेबल ऐसे होगा, यहाँ लोग ऐसे बैठे होंगे, सीट्स लगी होंगी, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे, और एक डिसीजन निकल के आएगा कि आगे का इंडिया क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए आप, बहुत ही आइकॉनिक पिक्चर है, गांधी जी यहाँ गए हुए हैं, ये लंदन की पिक्चर्स हैं। गांधी जी जब जाते हैं ना वहाँ पे, तो आप देखेंगे कितने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उनको घेर के रखा है। तो आप समझ सकते हैं, ही वॉज अ वेरी कल्ट पर्सन, ही वॉन्टेड टू सी अ पर्सन फ्रॉम इंडिया, जिसने क्या किया, लोगों को, पूरी ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया। ये देखिए गांधी जी, और यहाँ पे ढेर सारे यूरोपियंस, ठीक है। तो इज अ काइंड ऑफ अ कल्ट, यू नो। तो इससे ये पता चलता है कि सूट बूट पहन के भी आप इतना नाम नहीं कमा सकते जितना गांधी जी ने कमा लिया था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे राउंड टेबल टॉक्स होता है। एक समस्या और आती है, जब राउंड टेबल टॉक्स 1931 में होता है, गांधी जी लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। वो बस ऐसे ही एक तरीके का कह सकते हैं कि एक लॉलीपॉप दे दिया था, तो उस चीज़ों को उस टाइम के लिए ठंडा कर दिया, लेकिन इसका कोई कन्फाइंड कंक्लूजन नहीं था, ठीक है। तो गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो जाते हैं तो ये देखिए गांधी जी, ठीक है, और यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, ये दो लोग अलग विचारधारा, बिल्कुल असहमत, लेकिन बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल अपने अपने समाज में, ठीक है। इनका मानना था कि गांधी जी दलितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वो जाते हैं अंग्रेजों के इस गोल राउंड टेबल में, बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है, और दलितों को सवर्णों के द्वारा दबाया जा। सवर्ण मीन्स जो तीनों क्लास आ रहा है उसको, किसी एक क्लास को मत समझना। 4 हमारे यहाँ क्लास है, ठीक है। एक है, आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र क्लास को इन तीनों के द्वारा दबाया जा रहा है। तो जब मैं बोलूं अपर क्लास तो ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो इनको दबाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है आप बताएं। तो गांधी जी का मानना तो था, ये चाहते थे कि शूद्रों की स्थिति सुधरे, लेकिन इस कॉज पे नहीं कि सवर्ण जो है वो क्या हो जाए, जो 3 जातियां हैं वो गुस्सा हो जाए, और ये जो मामला है डिरेल हो जाएगा। अभी हमें भारत को आज़ाद कराना है, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें बी आर अम्बेडकर नहीं समझते हैं, ठीक है। तो अप्रहेंशन होता है, गांधी जी वापस आ जाते हैं, सीडीएम को रिलॉन्च कर देते हैं एक ही साल में। ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पेस नहीं पकड़ता है। क्यों? अब देखो, जैसे कोई गाड़ी है, एक बार बहुत अच्छा चल दी, ठीक है, 193 के स्पीड से चला लिए, फिर उसका ब्रेक मार दिया, फिर वो ख़राब होकर के चलने लगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा ना। ऐसे ही कोई जब मूवमेंट आगे चल गया, इसको मैं बिल्कुल ऐसे समझाता हूँ। देखो, कोई मूवमेंट जब आगे अपने पीक पे चल रहा है, सर्टेनली उसको रोक देना और फिर सोचना कि अप जाए, तो इट्स क्वाइट अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग। क्यों? कि मूवमेंट में कितने लोगों ने अपनी नौकरी दे दी, जेल गए, लॉ तोड़ा, फिर पता चला गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट ही वापस ले लिया। सबका क्या कट गया, सब बेवकूफ़ बन गए, गुस्सा भी आ गया, एजिटेशन भी आ गया, थोड़ा सा सहमति भी गांधी जी से डिरेल हो गया। और उस टाइम भगत सिंह भी एक बहुत बड़े कल्ट थे, बी आर अम्बेडकर भी बहुत बड़े कल्ट थे, लोग अपने अपने समाज के लोगों के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लग गए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, फिर जो है ये मूवमेंट स्टार्ट होता है सोशल ग्रुप में, सीडीएम जो है, और कई सारे कंट्री साइड जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे पटीदार गुजरात के लोग थे, यूपी में कुछ जाट लोग थे, इन लोगों ने क्या किया,
इस मूवमेंट को टोटली निगलेक्ट कर दिया, कहा कि अब हमें इस सारे प्रोग्राम्स में भाग नहीं लेना है। 1932 में कई लोगों ने इसको क्या किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन? गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट्स। क्यों? गांधी जी स्टार्ट करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्या लगा के रखा है? वी आर नॉट लाइक अ रोबोट्स ना, वी आर नॉट लाइक अ पपेट्स। देन फिर पुअर पीजेंट जो है बहुत ही स्मॉल टेनेंट्स थे, छोटे छोटे जमीन थे, वो लोग रेंट जो है लैंडलॉर्ड से लेते थे, ठीक है ना, और हैवी पे कर रहे हैं। तो ये एक गरीब किसान के लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोचो कि ये किसान जो है अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके वो इस चीज़ में जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि ये मूवमेंट तो वापस ले लिया गया है। तो इट्स क्वाइट वेरी डेवेस्टेटिंग फॉर पुअर पीजेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो मर्चेंट इंडस्ट्रीज, ये सारे जो लोग होते हैं बहुत पैसा कमा करके पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को, और इसमें इंडियंस भी रहते हैं जो कांग्रेस से मिलते हैं, ठीक है। और गांधी जी यही इन लोग से बोलते हैं कि अरे भाई साहब, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग के लोगों में ये सक्सेस इसलिए नहीं हो रहा है कि इन लोगों के पास नौकरी छोड़ने के बाद ऑप्शन नहीं है। आप लोग क्या कीजिए? ऑप्शन दीजिए। तो कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट ये लोगों ने क्या किया? अपना एक अलग इंडियन अल्टरनेटिव ला करके रखा। हैव यू अंडरस्टूड ना? ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ज्वाइन अस इन द क्राइसिस एंड सेव द गांधीज लाइफ। ये पूना पैक्ट के बारे में जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम देखेंगे बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है और इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती है इंडिया में, ठीक है। और कई सारे इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाते हैं, जिसमें BHU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया इस्लामिया, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी सेटअप की जाती है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में, उसको भी इस्टेब्लिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अल्टरनेटिव मिले। ब्रिटिश स्कूल छोड़े तो जाएंगे कहाँ? वो जाएं अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन में, जाए अपने कल्चर से वो अवेयर हो, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल्स जो वर्किंग क्लास जो है, ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे CDM में, हाँ, लेकिन बैक डोर से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे बैक डोर से सपोर्ट करते थे, लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये लोग बिजनेसमैन, खुल के अगर विरोध में आएंगे तो बिजनेस होगा कैसे, इसीलिए ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कांग्रेस जो है रिलक्टेंट था ही नहीं कि कुछ वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन एक तरीके से भारतीय लोगों को क्या कर रहे हैं? मैं बिजनेस खोला हूँ, आप एक दिमाग से सोचो, बिजनेस खोला हूँ, उसको एक्सपेंड करना है, तो लोगों से ज़्यादा काम लूँगा, बोनस कम दूंगा। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट वही कर रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? कांग्रेस को सपोर्ट तो कर रहे थे, इंडियन कॉज को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये वहाँ के वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और वर्कर्स का भी प्रॉब्लम था कि यही इंडस्ट्रीज हमें क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम में ला रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? इनको संरक्षण दे रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा था। आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन। ये देखो, लोग कहते हैं कि भारतीय नारियां बहुत ही पीछे रहती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पार्टिसिपेशन हमें दिखता है, और यहाँ पे भी वुमेन पार्टिसिपेशन हमें दिखता है, ठीक। तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा था। अब हम देखेंगे CDM का लिमिट्स क्या था। जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें हम देखेंगे कि कांग्रेस, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से दलितों को इग्नोर करती है। क्यों? क्योंकि सनातनीज जो थे हिंदू में, जो 4 मैंने वर्ण बताया, तो 3 वर्णों का सपोर्ट वो ज़्यादा करती थी। वो चाहती थी कि ये लोग डिवाइड ना हो, और ये चौथे जो वर्ण के लोग हैं वो ऑलरेडी इन तीनों के साथ ही हैं। उनका मानना यह था, तो ज़्यादा सपोर्ट इन 3 वर्णों के लिए था, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। 4th स्टेज तो ऑटोमेटिक तीनों के साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन इसी स्टेज की बात उठाते हैं BR अम्बेडकर। उनका कहना था कि हम लोग सदियों से
पीड़ित होते आए हैं, हमारा तो खाली क्या हुआ है, शोषण ही हुआ है, तो हमें इन चीज़ों से अलग होना है। गांधी जी भी इस बात से एग्री थे, वो कहते भी थे, इसीलिए उन्होंने मूवमेंट भी चलाया, हरिजन बोलना स्टार्ट किया, ये बोलना कि ये लोग भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसी बात पे लोगों का क्या था, बिल्कुल ही बी आर अम्बेडकर और गांधी की बनती नहीं थी, ठीक। और जो सेकेंड राउंड ऑफ टेबल जो मैंने आपको दिखाया था जो हो रहा था, तो उसमें बी आर अम्बेडकर जो होते हैं ना, वो पूरी तरीके से बेटा गांधी के अगेंस्ट बोलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड ना। फिर जब वो गांधी के अगेंस्ट बोलते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या डिमांड करते हैं, वो रिजर्व सीट्स की डिमांड करते हैं। रिजर्व सीट्स मीन्स कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया में रिजर्व सीट चाहिए, हमें वो आप दे दो, ठीक है ना। पॉज कर दें। तो बेटा दलित जो है, दलित पार्टिसिपेशन सीडीएम में बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग किसके साथ थे बेटा, वो लोग थे बी आर अम्बेडकर के साथ। और नागपुर का जो रीजन था वो मोस्टली डोमिनेटेड था दलितों के लिए, ठीक है। तो वहां के दलित जो थे मोस्टली सपोर्ट करते थे किसको, मोस्टली सपोर्ट करते थे बी आर अम्बेडकर को। क्योंकि बी आर अम्बेडकर का कॉज क्या था, वो बोलते थे शूद्रास जो है 3 जातियों के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किए जाते हैं, इसका कुछ करना चाहिए। तो गांधी जी भी इस पे क्या करते थे, एग्री करते थे, लेकिन उनका कहना था कि हमें कुछ टाइम चाहिए, ठीक। तो बी आर अम्बेडकर ने लगभग 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का क्या किया, एक प्रकार का कह सकते हैं एसोसिएशन फॉर्म किया, ठीक है, जिसमें जितने भी डिप्रेस क्लास थे उनके बारे में उन बातों को उठाया जाता था। और सेकेंड राउंड टेबल में जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स इस बात को मान गए, क्योंकि वो चाहते ही थे कि भारत में क्या हो, डिवाइड एंड रूल, एक जातियां दूसरे से लड़े, धर्म से लड़े। गांधी जी इस चीज को समझते थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, फास्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब तो गांधी जी जो है वो फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती है तब तक वो फास्ट रखेंगे, भले ही वो मर जाएं, ठीक है। तो पूना पैक्ट सितंबर में साइन हो जाता है, किसके बीच, गांधी जी के बीच और बी आर अम्बेडकर के बीच। बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट साइन हो जाता है, जिसमें यहाँ पे एक्चुअली बी आर अम्बेडकर बात को मानते ही नहीं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ये देखो आप, ये उस टाइम का न्यूज़पेपर कटिंग है, ज्वाइन अस इन दिस क्राइसिस एंड सेव गांधी जीज लाइफ, हिंदूज लेडीज अपील्स टू द डिप्रेस्ड क्लास। हैव यू अंडरस्टूड? आप मेरी बातों को समझ रहे हो ना। इतना ज़्यादा बी आर अम्बेडकर के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि वो इस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, और पूना पैक्ट को सितंबर में साइन कर देते हैं। तो मेरे बच्चों, बात होता है कि पूना पैक्ट में होता है कि पूना पैक्ट में ये होता है कि आपकी जो समस्याएं हैं 5 साल के लिए टाल दी जाती हैं। अभी हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए इंडिया को आज़ादी दिलाना। इंडिया की आज़ादी के बाद ये जो आपकी मांगे हैं उसको हम ज़रूर रखेंगे, इसको हम लोग आगे टालेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सीडीएम को कमजोर कर रहे थे, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये जो लास्ट सेक्शन जो मुस्लिम थे वो इससे जुड़ नहीं पाए थे। तो 1920 में कांग्रेस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, और हिंदू महासभा को सपोर्ट करती है, ठीक। और जितने भी कम्युनिटी हैं आप देखेंगे कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करती है तो उसके अपोजिट वाली तीसरे को सपोर्ट करती है, और इसमें कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन होती है। जब टेंशन होगा तो क्या होगा, मॉब होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, राइट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए कलकत्ता में क्या हो गया, मार काट हो गया, लोग मर गए। ये बहुत उस टाइम का न्यूज़पेपर है, उसमें ये दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे जब फेलियर जो है निगोशिएशन के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खत्म हो जाते हैं तो साफ साफ हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग का जो लीडर बनता है वो बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
जिनका मांग था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी हमें चाहिए, कि क्यों, क्योंकि वी आर इन माइनॉरिटीज, हो सकता है हिंदूज हमें बाद में हम लोगों के ऊपर रूल करने लगे तो, ठीक है, चीज़ों को चेंज कर दे तो, ठीक है। तो इनकी डिमांड ये थे। फिर उसके बाद निगोशिएशन होते हैं, क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन सब चलते हैं, और इसी के साथ साथ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होता है 1928 में। कभी कभी एग्जाम में पूछा है, ये कब होता है? 1928 में होता है, जिसमें सभी पार्टियों को बुलाया जाता है, ठीक है। कांग्रेस भी इसमें जाती है, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आता है, मीटिंग फेल हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ बात आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से मांग क्या रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग चीजें, ये देखो आप कि यहाँ पे ये जो ग्रे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, टोटल 8 प्रोविंशियस जो राज्य हैं भारत में थे उस टाइम ब्रिटिशर्स में, ये सारे राज्य 8 हैं, ठीक है ना, जो 8 राज्य। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये किंग्स के अंडर है, ठीक है ना, और ये लोग सपोर्ट दिए ब्रिटिशर्स को। हैव यू अंडरस्टूड ना? तो इन्हीं प्रोविंसेस में क्या होता था, चुनाव होता था, और दिल्ली का जो प्रोविंसेस होता था तो सेंट्रल प्रोविंसेस होता था, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं सेंट्रल, और इसका कॉन्सेप्शन यहाँ पे भी देखने को मिलता था। और माइनॉरिटीज का मानना यह था कि हमें क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ रिजर्वेशन दो, हमें सीट्स दो, हमें क्या दो, सीट्स दो, ठीक है। तो यही डिमांड थी। अब उसके आगे हम देखते हैं कि कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म की बढ़ाने के लिए कुछ करना भी तो था। लोग नहीं करेंगे तो देश के लोग जुड़ेंगे कैसे, कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब हम फ्रांस में देखते हैं तो वहाँ एक अलग प्रकार का, आप कह सकते हो कि स्लोगन दिया गया, कैरिकेचर्स बनाए गए, फोटोज बनाए गए, ठीक है, एक सिंबल बनाया गया। तो इंडिया में भी इस चीज़ को लाना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग की चीज़ें इन्होंने बनाई, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ नेशन ये भी बनाया गया, वो किससे हो सकता है, फिगर या इमेज से हो सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने स्वदेश मूवमेंट जो है ना बंगाल में 1906 में स्टार्ट कह सकते हैं हुआ था। तो उसी टाइम वो गाना गाए थे, वंदे मातरम, जो आप लोग अभी गाते हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ठीक है। तो इसी टाइम में वेट अ मिनट, इसी समय में, ठीक है ना बेटा, अभिनिंद्रनाथ टैगोर जो है भारत माता के एक कैरिकेचर के साथ आते हैं, फोटो के साथ आते हैं। और जो आइडिया ऑफ भारत माता है किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, आप कह सकते हैं पहला पिक्चर अभिनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भारत को माता ही बनाया गया, क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे कि लैंड जो है, कहीं की जमीन, उसे एज अ मदर फिगर ही देखते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके साथ साथ हम देखेंगे नेशनलिज्म बढ़ रहा है पूरे इंडिया में। उसके साथ साथ 19वीं सेंचुरी में फैल रहा है, विलेजर्स भारत माता के स्लोगन, सॉन्ग और फोक्स गाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो भी खुद स्टोरीज बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम पैट्रियोटिक बोलते हैं, पैट्रियोटिक, ठीक है। पैट्रियोटिक जो सॉन्ग्स हैं, बैलेड्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एक अलग प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मद्रास में नेतस्ता शास्त्री जो है वो 4 वॉल्यूम का तमिल फोकलोर जो है फोकलोर इस पब्लिश करते हैं, जिसमें देश के बारे में, कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है। लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे, और नेशनल लीडर ने एक अलग प्रकार का आइकन एंड सिंबल अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग था, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो, कहाँ है, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये वाला, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ही, ठीक है ना। इसमें 8 लोटस थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के 8 स्टेट को, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक चांद था, ठीक, क्रेसेंट मून, जो चांद है, और यह हिंदू मुसलमान को दिखा रहा है, और बीच में लिखा है वंदे मातरम, ठीक। फिर इसी के बाद
गांधी जी भी लगभग 1921 में अपना अलग से स्वराज का फ्लैग लेकर के आते हैं, जो किसमें होता है, रेड ग्रीन एंड वाइट, ये वाला, ये गांधी जी ने ही बनाया था, प्रपोज किया था, ठीक है, कौन सा, रेड ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग इसी सब चीज़ों से आगे बढ़ी, लोग झंडे को लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट किए, देश इसी तरीके से आगे बढ़ा और हमारा जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। देन उसके बाद हम इस चीज़ से देखते हैं कि ये एफर्ट्स लोगों को यूनिफाई करता है और जो प्रॉब्लम्स थी हमारे देश में वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, लोग यूनाइट होने लगते हैं। और इसी प्रकार से इस चीज़ों को अगर अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, वो हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, और पीडीएफ में अगर ये आपको नोट्स चाहिए होगा तो लिंक भी मिलेगा, आप उस ग्रुप को जो है शेयर करके, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।